देखो 600 रुपए की 15 किलो चीनी है तो 1 किलो कितने की हुई? 40 की। अब 1 किलो 40 की है तो 25 किलो होगी 1,000 की। तो यहां लगेंगे 1,000 रुपए। देखो जो आपके पास एक कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है और एक मार्केट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस आपका है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपका है विक्रय मूल्य और मार्केट प्राइस है अंकित मूल्य। ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्या होता है ये? क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? किसी चीज को खरीदने के लिए फाइनली आपकी जेब से जो अमाउंट गई है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब मेरी जेब से इतने पैसे निकल गए। ठीक है, ये फाइनल प्राइस होता है। जैसे मान लो आपने मोबाइल फोन खरीदा 20,000 रुपए का किसी को गिफ्ट करने के लिए। अब क्या हो गया है? गिफ्ट क्या? अच्छा, 20,000 का सस्ता रह गया। देखो पता क्या होता है, कई कई बार हम कहते हैं कि ऊंचा सोचो। ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो कई बार बहुत ऊंचा सोचते हैं, वो छोटा रह जाता है। अब मेरे हिसाब से तो 20,000 का बहुत हो गया था। अब 20,000 का फोन खरीदा और फिर उसकी डेकोरेशन पे, कवर पे ये वो लगा करके 2,000 रुपये और लगा दिए। ठीक है, 22 हो गए। अब मैं पूछता हूं कॉस्ट प्राइस बताओ। 22,000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है फाइनली कितनी जेब से गए सारे मिला करके। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस का मतलब है आपने कोई चीज बेची, बेचने से आपकी जेब में कितना आया, तो जेब से जो जाता है वो क्रय मूल्य होता है और जो जेब में आता है वो विक्रय मूल्य होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस मतलब लिखा हुआ। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। ठीक है, अब मार्केट प्राइस होता क्या है? भाई एक टैग लगा दिया जाता है। वो टैग क्यों क्यों लगा दिया जाता है? जैसे मान लो मैंने एक चीज 500 की खरीदी तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब मेरा मन है कि मैं इसे 550 रुपए में बेचूंगा। भाई 500 ही खरीदी है, मैं 550 में बेचूंगा। अब अगर मेरे पास कस्टमर आया और उसने पूछा कि ये वस्तु कितने की है, तो मैंने कहा 550 की है। उसने कहा ठीक ठीक लगा ले, मैं क्या अब भी 550 की है, तो वो कहता है चल रहने दे। क्योंकि अट्रैक्शन पैदा नहीं हुआ ना। जैसे आप बस के अंदर जाते हो तो वहां पे एक आदमी आता है, वो आके कहता है कि एक घड़ी देखो, 1,000 रुपए की घड़ी है लेकिन कंपनी की मसूरी के लिए आपको मात्र 100 रुपए में मिल रही है। और ये घड़ी अकेली नहीं मिल रही, इसके साथ ये डायरी भी फ्री मिल रही है। अकेली डायरी नहीं मिल रही, इसके साथ पेन भी मिल रहा है। तो ऐसे करके वो 4-5 आर्टिकल जोड़ देता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, फिर भी हम खरीद लेते हैं क्योंकि वो मोहित इतना कर देता है। ठीक है, तो होते है मार्केट पॉलिसी। भाई आप अपनी चीज की मार्केटिंग करें, एक्चुअली वो होगी 50-60 रुपए की चीज, आपको 100 रुपए की बेच के वो तो कमा के ले गया और आपको ऐसा फील आ रहा है कि आपने उसको लूट लिया। ठीक है, अभी तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। एक काम वो और करता है, पीछे सब आराम से बैठे हैं और कई बार तो पीछे बस खाली होती है, वो भाई साहब पीछे भी आ रहा हूँ भाई साहब पीछे भी, मतलब आगे वालों को ये लगे कि पीछे तो बड़ी तगड़ी डिमांड हो रही है ना, तुम्हारे पास से जाएगा कहीं तुम रह ना जाओ, ये दोबारा ना ही आए। तो ये सारी की सारी अपनी चीज को बेचने की तरीके होते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है 550 मांगूंगा तो कोई ना देगा, तो मैंने क्या किया, 600 की पर्ची चिपका दी। आपने जैसे वो चीज देखी, पर्ची देखी कि 600 रुपये लिख रखा है इस पे, फिर तुमने कहा कितने की दोगे, तो मैंने कहा तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, सिर्फ तुम्हारे लिए 550 की है ना, तो ये 600 की बेचते हैं हम। तुम भी खुश हो गए, मैंने अपना 550 भी ले लिया, तो इसलिए 600 की पर्ची चिपकानी पड़ी। ठीक है, और इसी पर्ची का नाम होता है मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस केवल एक दिखाने का प्राइस है ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ मेरी लिहाज बढ़ती है, कुछ छूट की है। जो आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? या तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट या उसको बोलते हैं लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब आप ज्यादा की बेचोगे और कम की खरीदोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब आप ज्यादा की खरीदोगे और कम की बेचोगे। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए की खरीदी और गुणा में 100%। अगर लॉस निकालना हो तो कितने का लॉस हुआ, कितने की खरीदी और गुणा में 100%। देखो यहां से हमें एक चीज दिख रही है कि भाई आपके पास लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, वो प्रतिशत किस नंबर का होती है? कॉस्ट प्राइस का। भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो या एक्स्ट्रा लॉस हो, वो जितना भी परसेंट है वो किसका है? वो कॉस्ट प्राइस का है। ठीक है। इनका जो डिफरेंस बनता है सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का, इनके डिफरेंस को क्या नाम देते हैं? हैं? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट देखो, मार्केट प्राइस हमेशा मतलब ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, क्योंकि आपने जितने की पर्ची चिपका रखी है उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा करके। अगर मुझे देखना हो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आपको कितने का डिस्काउंट मिला और आपका मार्केट प्राइस कितना था और गुणा में 100%। तो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस परसेंटेज होते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होते हैं कॉस्ट प्राइस के, और डिस्काउंट परसेंटेज होता है मार्केट प्राइस का, यानी सेलिंग प्राइस का कोई परसेंटेज नहीं होता। ठीक है। प्रॉफिट लॉस होंगे तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज बनेंगे, और डिस्काउंट होगा तो मार्केट प्राइस का परसेंटेज बनेगा। सेलिंग प्राइस का कोई परसेंटेज नहीं होता, ना प्रॉफिट होता, ना लॉस होता, ना डिस्काउंट होता। अब मेरे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काम तुम और कर सकते हो। देखो, कभी भी आपने कोई वस्तु खरीदी, पहले तो खरीदोगे, उसके बाद आप बेचोगे, तो बेचने के लिए जो आपके पास सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस में P% या फिर 100 माइनस में L% होता है। मतलब प्रॉफिट हुआ है, जैसे मान लो कोई चीज मैंने 20% प्रॉफिट पे बेच दी तो कॉस्ट प्राइस का 120% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कोई चीज अगर मैंने 10% लॉस पे बेच दी तो कॉस्ट प्राइस का 90% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे कोई चीज हमने 480 की खरीदी, इस पे मैंने कमा लिया 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन जानते हो? कोई बात नहीं, अगर अभी तक तुम नहीं जानते तो मैं नहीं लेके जा रहा तुम्हें फ्रैक्शन में। ठीक है। 12.5% अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका क्या निकाल दो? 112.5% निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो कुछ एक परसेंटेज अगर तुम याद रख लो, परसेंटेज का जब भी आप साइन हटाते हो तो उससे फ्रैक्शन बनती है। ये जो फ्रैक्शन है ये आपकी कैलकुलेशंस को घटाने के लिए, आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बहुत काम आती है। जैसे आपके पास 1% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/100। 2% की 1/50। 100 से ही भाग कर रहा हूं मैं, 2% मतलब 2/100, काटोगे तो 1/50 ही आएगा। 4% की 4/100 क्या बनेगा? 1/25। 5% की 5/100 1/20। एक यहाँ पे और डाल दो। 4 से ही 1/6%। कैसे बनाओगे इसको? 6 × 4 24 और 1 25। 25/6% हो गया ना। अब परसेंट हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, ये 4 पे कटेगा तो क्या आएगा? 1/24। 5% की क्या बनेगी? 5/100 1/20। 6 से 1/4%, ये बनेगा 25/4%। और परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग हो जाएगा तो ये आएगा 1/16। 7 से 1/7%, ये बनेगा 50/7%। और परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग हो जाएगा तो 1/14। 8 से 1/3%, ये बनेगा 25/3%।
1/12, 9 से 1/9%, 100/9%, और परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग हो जाएगा 1/9, 10%, 1/10, 11 से 1/9%, ये बनेगा 100/9%, तो ये होगा 1/9, 12 से 1/2%, 25/2%, तो ये बनेगा 1/8, 16 से ही 2/3%, 50/3%, तो ये होगा 1/6, 20%, 1/5, 25%, 1/4, 33 से ही 1/3%, 1/3, 50%, 1/2, और 100%, 1। तो ये परसेंटेज ये 9 से ही 1/11 आएगा। तो ये बनेगा 1/11। देखो ना याद रहो तो ऐसे बना लेना, ठीक है। अब जैसे आपके पास फोटो उतार लो, उतारनी है तो पीडीएफ में मिल जाएगी ये। अब जैसे एक तो मेरे पास ये तरीका है कि अगर मुझे 12.5% का प्रॉफिट हुआ है तो फिर वैल्यू 12.5% बढ़ जाएगी, 112.5% हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। अब ऐसे अगर आप निकालते हो तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, आपको नहीं लग रहा तो कर दो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम का उतना प्रेशर थोड़ी है। हल्की फुल्की कैलकुलेशन तुम यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन का सहारा लेते हो तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, मतलब कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1/8 आपका प्रॉफिट बनेगा। 480 का 1/8 8 कितना हुआ, 60। 480 की आपने कोई चीज खरीदी थी, 60 रुपए आपने कमा लिए, तो कितने की बेचोगे, 540 की बेचोगे। ये 540 तुम सीधा भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट का मतलब परसेंटेज को बढ़ाना, लॉस का मतलब परसेंटेज को घटाना। 12.5% बढ़ाना है, 12.5% 1/8 होता है, तो 8 से 9 नहीं हो जाएगा, 12.5% 1/8 होता है। तो अगर इसको रेशो बनाओगे तो 8 में 1 जोड़ोगे, 8 से 9 का रेशो बनेगा, घटाओगे तो 8 से 7 का रेशो बनेगा। तो आपके पास 480 है, इसको 12.5% अगर तुम बढ़ा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब 8 से अगर आप काटोगे तो 60, और 9 6 54, तो ये आपके पास आ जाएगा 540। तो करने को तुम ऐसे सीधा भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन किस में हैवी पड़ रही है, और जनरली ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो जाती है ऐसे अगर हम करें तो। लागत मूल्य का 8वां हिस्सा लाभ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 60 है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट है, तो ये आपके पास आएगा 25/2%, यानी कि 12.5%। लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब पता क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस x रुपए है तो प्रॉफिट x परसेंट है। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट x परसेंट है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है, 1200। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है। आप देखो बाय ऑप्शन जाओ, क्योंकि बाय ऑप्शन अगर नहीं जाओगे तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मान लो यहाँ पे 400 है, भाई पहला ऑप्शन 400 है, मान लो 400 है, ठीक है। अगर यहाँ 400 है तो 400 का 400% ही तो लाभ होगा, भाई 400 का 400% ही तो आपका लाभ आएगा। अब 100% का मतलब 1 गुना,
200% का मतलब 2 गुना, 300% का मतलब 3 गुना, 400% का मतलब 4 गुना। तो इसका 400% मतलब इसका 4 गुना कितना हो गया? 1600। अब तो यहाँ 1200 नहीं आया क्योंकि दोनों का जोड़ 1200 आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 250 लेता हूं, एक बार 300 ले लो, जो आसान ऑप्शन है ना, पहले आप आसान ऑप्शन के साथ जाया करो। यहां 300 अगर लेता हूं तो 300 का 300% मतलब 3 गुना लाभ होगा, तो लाभ कितने का होगा? 900 का। अब 300 की खरीदी, 900 रुपए कमा लिए, तो कितने की बेचेंगे? 1200 की। तो यहाँ पे जो तुम्हारा लाभ आएगा वो 300 आएगा। ठीक है। तो 100% का मतलब नंबर खुद होता है नंबर का 1 गुना, 200% का मतलब 2 गुना, 500% का मतलब 5 गुना, 700% का मतलब 7 गुना। साठ। देखो, 2000 की तो खरीदी थी, 500 रुपये और खर्च कर दिए, तो कुल मिला के 2500 की पड़ गई ना। 2500 की कोई चीज बेची कितने की? 4000 की। तो कितने कमाए? 1500। कितने पे कमाए? 2500 पे। तो गुणा में कर दो 100%। 60 पे कटेगा तो आपके पास आएगा 60%। देखो, कोई चीज मैंने खरीदी, खरीदने के बाद बेच दी, पहले मैं उसको बेच रहा हूं 5% लाभ पर। मैंने 5% लाभ पर बेची, मेरे पास कुछ पैसे आ गए। ठीक है। अगर मैं 240 रुपए बढ़ा दूं सेलिंग प्राइस को, तो मुझे 8% का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास 240 रुपए आने से कॉस्ट प्राइस 3% बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो या एक्स्ट्रा लॉस हो, परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है। 240 रुपए बढ़ने से कॉस्ट प्राइस का 3% बढ़ जाता है। तो कॉस्ट देखो, इनमें 3% का डिफरेंस है ना। किसका 3%? कॉस्ट प्राइस का। कौन बनेगा? 240 बनेगा, क्योंकि 240 रुपए ज्यादा आने से प्रॉफिट 3% ज्यादा हो गया। कि ये 3% किसका है? कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्स्ट्रा लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। तो कॉस्ट प्राइस का 3% जो है वो 240 बना रहा है, तो 1% कितना बनाएगा? 80। और कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो ये तुम्हारे पास आएगा 8000। 800। 8000। 700। देखो, पहले मैं बेच रहा हूं तो मुझे 18% का लाभ हो रहा है। अगर मैं 49 रुपए ज्यादा ले लूं तो मुझे 25% का लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज कितना बढ़ा? 7%। और पैसे कितने बढ़े? 49। तो कॉस्ट प्राइस का 7% जो होगा वो 49 के बराबर आएगा। तो एक आपके पास जो आएगा वो 7 के बराबर हो गया। और कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, तो ये 700 हो गया। 525। देखो, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 425 की जब बेची, जब 425 की बेची तो 15% की हानि हो गई। मतलब कॉस्ट प्राइस का 85% है ये। भाई, 15% हानि का मतलब क्या है? कि जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कॉस्ट प्राइस का 85% बनेगा। और अब क्या करना है? 5% का लाभ लेना है। 5% लाभ का मतलब कॉस्ट प्राइस का 105%। तो ये कॉस्ट प्राइस का 85% है और आपने कॉस्ट प्राइस का 105% निकालना है। अब इसमें जो जो आपका कट रहा है काट लो। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 से 17 और 5 से 21 पे कट जाएगा।
17 दूनी 34, ये 25 पे कट जाएगा तो गुणा करोगे तो कितना आएगा? 525। अगर ये ऐसे समझ ना आया हो, देखो कायदे से तो बात ऐसे ही होती है कि भाई अगर आपको 15% की हानि हो रही है, 100 में से 15 घटाओ 85 बचाना, कॉस्ट प्राइस का 85% सेलिंग प्राइस बनेगा। और अगर आपको 5% का लाभ लेना है तो कॉस्ट प्राइस का 105% सेलिंग प्राइस बनेगा। तो पहले जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 85% है और निकालना कितना, 105% है। तो ऐसे आप कर सकते थे, लेकिन नहीं ठीक लगा तो कोई बात नहीं, एक काम करो, आप मान लो कि कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 रुपए है, पहले अगर 15 रुपए की हानि हुई तो कितने का बेचा? 85। अब अगर 5 रुपए का लाभ लेना है, कितने बेचोगे? 105। 85 और 105 को अगर काटें तो 17 और 21 का रेशो आ रहा है। मतलब पहले अगर मैं कोई चीज 17 की बेच रहा था, अब अगर 21 की बेच दूं तो 15% की हानि 5% के लाभ में बदल जाएगी। क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। पहले 17 की बेच रहा था तो अब 21 की बेचनी है, लेकिन पहले मैं कितने की बेच रहा था? 425। अब 17 की वैल्यू 425 लोगे तो एक की वैल्यू 25 होगी, एक की वैल्यू अगर 25 होगी तो 21 की वैल्यू आएगी 525। दोनों में से जैसे तुम्हें ठीक लगा वैसे कर लेना। देखो 100 रुपए की चीज है तो पहले 20% की हानि हो रही है तो 80 की बेच रहे हैं। अब 20% का लाभ लेना है तो 120 में बेचोगे। इसको अगर काटोगे तो 2 और 3 का अनुपात बनेगा। भाई पहले आप 2 की बेच रहे तो अब 3 की बेच दो, 20% की हानि 20% के लाभ में बदल जाएगी। अब आपके पास पहले कितना दे रखा है? 320। अब 2 की वैल्यू 320 लेंगे तो 160 हो गया, तो 3 की जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो 480 हो जाएगी। 22,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, 3,000 रुपये और खर्च कर दिए तो कुल मिला के 25 की पड़ गई ना। 22 की खरीदी थी, 3,000 और खर्च कर दिए तो 25 की पड़ गई, कॉस्ट प्राइस 25,000 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 12% लाभ पे बेच दिया। इसको इसने 12% लाभ पे बेच दिया। फिर कह रहा है कि अगर इसे 500 रुपए कम में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। थोड़ी देर पहले हमने जो ये क्वेश्चन किया था, ये वाला, इसी का क्रॉस क्वेश्चन है। यही काम हो रहा है जो यहां हो रहा था ना, वही काम यहां हो रहा है। अगर 500 कम में बेचता तो 525,000 का कितने परसेंट बनता है? देखो किसी भी नंबर में कोई भी नंबर आपके पास 100% होता है, अगर एक के बाद डेसिमल लगा दोगे तो 10% रह जाएगा। कोई भी नंबर आपके पास कोई भी नंबर 100% होता है, एक के बाद डेसिमल लगा दो तो उसका 10% निकल जाता है। और अगर आप 2 के बाद डेसिमल लगा दो तो 1% निकल जाता है। इसका 1% कितना है? 250। तो 500 कितना बनेगा? 2%। अगर 500 रुपए नहीं आएंगे तो कितना परसेंट कम हो जाएगा? 2% कम हो जाएगा। तो फिर तब लाभ कितने का होगा? 10% का होगा। इसमें 12% निकालने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 12% निकालोगे, फिर उसमें से 500 घटाओगे, फिर जो बचेगा उसको 25,000 का परसेंट देखोगे। ऐसा कुछ नहीं करना। 25,000 की आपने कोई चीज खरीदी है, 12% का लाभ हो रहा है। अगर 500 रुपए कम मिलेंगे तो परसेंटेज घट जाएगा। कितना घट जाएगा?
500 जो है 25,000 का कितने परसेंट है? 2% है, तो 2% घट जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता 1,000 रुपए कम मिलेंगे तो 1,000 रुपए 25,000 का 4% बनता है, 4% घट जाएगा। तो पहले 12% था, अब 2% घट जाएगा, तो अब मिलेगा आपको 10%। देखो मैंने कहा था प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इनमें से कोई भी सेलिंग प्राइस का परसेंटेज नहीं होता, ठीक है, लेकिन बोला तो जा सकता है। जैसे मान लो मैंने एक चीज 800 रुपए की खरीदी और 1,000 रुपए की बेच दी। अगर मैं कोई चीज 800 की खरीद करके 1,000 की बेच रहा हूं तो मैंने 200 रुपए कमा लिए ना। खरीदी मैंने 800 की, बेची मैंने 1,000 की, तो कमाए मैंने 200। अब 200 800 का कितने परसेंट है? 25%। और 200 1,000 का कितने परसेंट है? 20%। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने कॉस्ट प्राइस का 25% लाभ कमाया, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने सेलिंग प्राइस का 20% लाभ कमाया, क्योंकि वही नंबर कॉस्ट प्राइस का कोई परसेंट बनेगा तो सेलिंग प्राइस का भी तो कोई परसेंट बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी बोला जाता है कि सेलिंग प्राइस का इतने परसेंट प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो वो आपसे कह रहा है कॉस्ट प्राइस का बताओ, ठीक है। अब यहां पे 24,500 की कोई चीज खरीदी, 12.5% के लाभ पर बेच दी, लेकिन लाभ जो कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस का नंबर किया है, ठीक है। अब मुझे बताओ 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 1/8, ठीक है। अब देखो ये 12.5% 1/8 बन गया। 8 कभी तो कॉस्ट प्राइस बनेगा, कभी 8 सेलिंग प्राइस बनेगा, कभी 8 मार्केट प्राइस बनेगा, कभी 8 कोई कुछ और ही बनेगा। अब नीचे वाला नंबर कौन होता है और ऊपर वाला नंबर कौन होता है? तो दो ही सवाल है, कौन और किसका। 12.5% कौन है? लाभ है। किसका है? सेलिंग प्राइस का है। तो कौन से जो जवाब मिलता है ऊपर की वैल्यू होती है, और किसका से जो जवाब मिलता है नीचे की वैल्यू होती है। तो 12.5% कौन है? लाभ है। किसका है? सेलिंग प्राइस का है। तो मुझे पता चल गया ऊपर वाला प्रॉफिट है तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब यह है कि कोई चीज मैंने 8 रुपए की अगर बेची है तो 1 रुपया जेब में डाल लिया। खरीदी कितने की बताओ? 7 की खरीदी ना भाई। कोई चीज 8 रुपए की बेच के मैंने 1 रुपया बचा लिया, तो इसका मतलब मैंने 7 की खरीदी थी फिर। अब एक्चुअली में जो मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ है वो तो 7 पे हुआ है, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे 1/7 का लाभ हुआ है। भाई एक्चुअली में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, वो 7 रुपए के ऊपर हुआ है, और 1 रुपए का लाभ 7 रुपए के ऊपर 1/7 भी तो कह सकते हैं। तो जितने की मैंने खरीदी थी ना, उसका मुझे 1/7 लाभ हो गया। और 1/7 लाभ का मतलब 1/7 अब वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि या तो आप इसका 1/7 निकालोगे तो आएगा प्रॉफिट कितने पैसे का हुआ। अगर तुम इसका 1/7 निकालोगे तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो आएगा कि कितने रुपए आपने कमा लिए। फिर वो रुपए इसमें जोड़ोगे तो तब आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। या तुम यहां पे इतना अगर नहीं जाना चाहते तो इस 8 की वैल्यू निकालने, और इस 7 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 8 रुपए सेलिंग प्राइस है, 7 रुपए कॉस्ट प्राइस है। इस 7 की वैल्यू दे रखी है और 8 की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,500। अब देखो कितने पे कटेगा? 3,500 पे। अब 8 की वैल्यू कितनी बनेगी फिर? 28,000। तो ये आपके पास बनेगा 28,000। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे परसेंटेज पूछता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा, लेकिन प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो सेलिंग प्राइस के बेस पर की, मतलब सेलिंग प्राइस के 20% के बराबर लाभ कमाया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ। मतलब ये सेलिंग प्राइस का है 20, तो कॉस्ट प्राइस का बताओ कितना आएगा। तो इस 20% को जब तुम 20/100 करोगे तो 1/5 आएगा। तो 20% कौन है? प्रॉफिट है। किसका है? सेलिंग प्राइस का है। तो मतलब कोई चीज अगर 5 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपया कमा लेगा। अब 5 में बेच के अगर 1 रुपया कमा लिया तो खरीदी कितने की?
4 की। तो एक्चुअली में जो 1 रुपए का लाभ हुआ है वो कितने पे हुआ है, 4 पे हुआ है। तो 100 पे कितना आएगा, 25%। तब हमारा जो उत्तर आता है वो 25% आता। ठीक है। अभी हमने निकाला कि 25% का लाभ होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का 20 है। अगर सेलिंग प्राइस का 20 है तो कॉस्ट प्राइस का तो 25 आएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस का 25%, 2800 का 25%, ये आपका लाभ आएगा। तो 700 रुपए का लाभ हो जाएगा। हम्म। अगर कभी भी कंटिन्यूअस सेल परचेज होती है, मेरी जेब में 5,000 रुपए थे, उससे मैंने गाय खरीदी, वो मैंने 6 की बेच दी। फिर 6,000 से दूसरी गाय खरीदी, वो मैंने 8 की बेच दी। फिर 8,000 से तीसरी गाय खरीदी, वो मैंने 5 की बेच दी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में 5 लेके चला था, लास्ट में जाके भी 5 रह गए। रहे कितने, कोई 5 ही रहे जरूरी थोड़ी है। लेकिन मैं कंटिन्यूअस सेल परचेज कर रहा हूं उस अमाउंट से। तो अगर कंटिन्यूअस कभी भी आप सेल परचेज करते हो तो वो सक्सेसिव चेंज का मामला बनता है। मतलब यहां एक अमाउंट थी, इसको पहले तो मुझे 25% की हानि हो गई, तो 25% घट गई। उसके बाद मुझे 40% का लाभ हो गया, तो 40% बढ़ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कुल मिला के मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ। मतलब यहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी, यहां जाके खत्म हो रही है। ये दोनों नंबर डिसाइड करेंगे कि मुझे एक्चुअली में कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो ये अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसको सक्सेसिव चेंज की तरह आप कर सकते हैं। अगर 25% घटाओगे तो 4 से कितना होगा, 3 होगा। और 40% 2/5 होता है, 40/100 करोगे 2/5 आएगा। और 2/5 बढ़ाओगे तो क्या होगा, 5 से 7 होगा। गुणा करोगे तो क्या आएगा, 20 से 21 आएगा। मतलब यहां वैल्यू अगर 20 थी तो यहां जाके कितनी हो जाएगी, 21। भाई कभी भी आपको अगर पहले पॉइंट की और आखिरी पॉइंट की वैल्यू चाहिए रेशो के अंदर, तो आप बस रेशो बना के सीधा गुणा कर दो, ये बीच वाली कैलकुलेशन आपकी सारी हट जाएगी। अब यहां अगर मैं 20 रुपए जेब में डाल के चला था तो पहले लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, लास्ट में जाके बन तो 21 गए। तो 1 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, 20 पे बढ़ा। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो ये आपका आएगा 5%। तो बीच में अगर आपको लग रहा है पहला पॉइंट है और उसके बाद आखिरी पॉइंट की जरूरत है, तो बीच वाला सारा का सारा हटाना है, तो बीच वाले को हटाने का काम कौन करता है, ये रेशो करता है। ठीक है। तो ये रेशो बना लिया करो, पहले और आखिरी पॉइंट का आपको रेशो मिल जाएगा। यहां पे एक मोहन था, इसने 10% के लाभ पर किसको बेच दी। अच्छा, पहले रवि था। तो यहां रवि ने 10% प्रॉफिट पे मोहन को बेच दी, मोहन ने 20% प्रॉफिट पे गोविंद को बेच दी। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोविंद इसके लिए 1320 रुपए दे रहा है, तो बताओ रवि ने कितने की खरीदी थी। अब देखो पहले और आखिरी की तो जरूरत है, आखिरी दे रखा है, पहला पूछ रखा है। तो पहले 10% बढ़ाओगे तो 10 से 11, फिर 20% बढ़ाओगे तो 5 से 6, और कुल मिला करके आपकी जो वैल्यू होगी, देखो इसको काट सकते हो, आपकी जो वैल्यू होगी वो 25 से 33 होगी। अब यहां 25 है तो यहां जाके 33 आएगा। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, साथ मत बोलो, अब इसका 40 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1,000। तो ये हमारा 1,000 बनेगा। बात समझ आ गई क्या किया है मैंने। तो पहले और आखिरी की जब भी आपको वैल्यू चाहिए तो रेशो के पास चले जाया करो, रेशो आपको पहले और आखिरी की वैल्यू दे देगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, हैं?
चलो अब इस पे ध्यान दो। देखो यहां पे ए और बी के लाभ के अंतर, लाभ में 80 रुपए का अंतर है, और फिर बताना है कि डी ने से कितने में खरीदा। ठीक है, तो यहां पे आपको कंटिन्यू जो रेशो है वो बनाना पड़ेगा। कौन कौन थे? ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा, 20% लाभ का मतलब 5 से 6 हो गया। फिर बी 30% लाभ पर सी को बेच रहा है, 30% लाभ का मतलब 10 से 13 हो गया। उसके बाद सी ने 10% हानि पर डी को बेच दिया, तो 10 से 9 हो गया। अब देखो अभी तक मैं क्या करता था, मैं ऐसे लिख देता कि 5 से 6, 10 से 13, 10 से 9, मैं ऐसे लिख देता था अभी तक। ठीक है, ऐसे कब लिखते हैं? जब आपको केवल पहले और आखिरी की जरूरत है, बीच वाले किसी की जरूरत ही नहीं है, तो इनको सीधा लिख के गुणा कर लो। तो रेशो को जब आप सीधा लिख के गुणा कर देते हो तो पहले और आखिरी का रेशो आ जाता है। लेकिन यहां तो बी की भी जरूरत है, क्योंकि ए और बी के लाभ में 80 रुपए का अंतर है, तो बी की जरूरत पड़ रही है ना, इसलिए मुझे पूरा कंप्लीट करना पड़ रहा है। क्योंकि पहला और आखिरी नहीं चाहिए, एक बीच में भी ये बंदा बैठा है बी, उसकी भी जरूरत है मुझे। अब इस खाली जगह को भरेंगे तो देखो यहां कौन आएगा, 6 और 6 या 13। बस अब देखो इन चारों में अगर कोई कट रहा है, ध्यान रहे चार लाइनें यहाँ पे बन रही है, ए की, बी की, सी की और डी की, चारों से कट रहा है तो ही काटना है। कौन कट रहा है बताओ? 10 10। 10 को कहाँ काटेगा तू? कुछ भी ना कट रहा, देख लो। देखो 3 3 5, एक लाइन में से एक कटना चाहिए, सबको दो दो से काट दिया। आप गुणा कर लो, 5 5 25 कितना? 250। ये 300, 390। क्या हुआ? 351। लास्ट वाला देखो सही किया मैंने गुणा। 39 को 9 से गुणा करोगे तो 360 से 9 ही कम आएगा। अब इसका मतलब यह है कि ए ने 250 की खरीदी, ए ने 300 की बी को चिपका दी, बी ने 390 की सी को चिपका दी, सी ने 351 की डी को चिपका दी। ठीक है, अब मुझे बताओ ए ने कितने रुपए कमाए? ए ने कितने रुपए कमाए? 250 की खरीद के 300 की बेच रहा है, तो 50 ही तो कमाए। बी ने कितने कमाए? कितने रुपए का अंतर हुआ? 40 का। रख लो, 5 बजाने हैं। ठीक है, और ज्यादा एनर्जी है तो 6 भी बजा देंगे। ठीक है, लेकिन इसको रोक के रखो थोड़ा सा। ए ने कमाई 50, बी ने कमाई 90, तो दोनों के लाभ में 40 का अंतर हो गया, और इसी 40 की वैल्यू क्वेश्चन ने 80 दे रखी है कि ए और बी के लाभ में 80 रुपए का अंतर है। तो यहां पे तो अंतर 40 का आया, दे 80 रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 2। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, डी ने इसे कितने में खरीदा? तो यहां से तो डी ने 351 में खरीदा था, लेकिन एक अनुपात की वैल्यू 2 भी तो आ रही है, तो 351 गुणा 2 कितना होगा? 702। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो 702 बनेगा। पहले कह रहा था सुंदर क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, कोई चीज रटने की नहीं है। ठीक है, और फिर भी क्वेश्चन जो आपसे माइंड मांग रहा है। अब जल्दी से कर दो इसको, पिछले का एग्जाम्पल है। 2423।
ए बी सी डी। ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा तो 5 से 6 हो गया। बी ने 8% लाभ पर 25 से 27 हो गया। देखो 8% होता है 2/25, 8/100 करोगे 2/25, 25 पे 2 कमाएगा तो 25 से 27 होगा। और सी ने इसे 25% हानि पे, 25% हानि का मतलब 4 से 3। अब यहाँ खाली जगह भरेंगे तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 27 आएगा, और इधर 25 आएगा, इधर 4 आएगा, और इधर 4 आएगा। ठीक है, कोई कट रहा है काट लो, नहीं काटना ना काटो। 25 गुणा 100 गुणा 5, 500 हो गया ना, 600 हो गया। अब क्या हो गया, तो काटना हो काट लेना। देखो 2 पे 2 पे 2 पे और 2 पे, 2 से कट रहे हैं ये, ठीक है, 2 से काट लेना। अब नहीं काटता तो बिना काटने पे ही हो जाएगा। अब इनको अगर तुम गुणा करोगे तो कितनी गुणा आ रही है, 648, और इनकी 496। अब इनको गुणा ही किया है बस। अब इसका मतलब ये है कि ए ने कितने कमाए, 500 की खरीद के 600 की बेच रहा है, 100 रुपए कमाए। बी ने कितने कमाए, 48 रुपए। कितने का अंतर आया, 52 रुपए का। और यहां पे क्वेश्चन कितना दे रहा है, 260। तो मतलब 5 गुना बन गया। और पूछा क्या, डी ने कितने में खरीदा, तो डी यहाँ 486 का खरीद रहा है, लेकिन एक की वैल्यू 5 बन रही है। ठीक है, अब देखो इसको अगर तुम 500 लो तो 2500 आ गया, और ये 14 कम है तो 70 कम आ जाएगा, तो 2500 में से 70 घटाओगे तो कितना आएगा, 2430 आएगा, तो ये 2430 बनेगा। देखो इसमें हमने क्या करना है, आपके पास ये कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैं 448 रुपए में बेचता हूं तो मुझे होता है लॉस, और जब मैं उसे 832 में बेचता हूं तो तब मुझे होता है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है। भाई जब तो मैं बेचता हूं 448 में तो नुकसान होता है, जब बेचता हूं 832 में तो फायदा होता है, और फायदा और नुकसान आपस में बराबर है, मतलब जितने का नुकसान हो रहा है उतने का ही फायदा हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये जो बीच में पॉइंट आ रहा है इसका मिड पॉइंट नहीं बन गया। भाई एक पॉइंट से इतना ही दूर उधर है, इतना ही दूर उधर है, तो वो पॉइंट तो मिड पॉइंट बन गया। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों का जोड़ करके 2 से भाग कर दो। दोनों का जोड़ कितना होगा, 1280। 1280 को 2 से भाग करना, 640। तो बीच में कौन आया, 640। तो कॉस्ट प्राइस जो बनेगा वो आपका बनेगा 640। तो यहां पे तो ये मिड पॉइंट था। भाई एक पॉइंट से इतना ही दूर उधर गए और इतना ही दूर उधर गए, तो उन दोनों का मिड पॉइंट नहीं बन गया वो पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस जो है वो दोनों के जोड़ को 2 से भाग कर दोगे तो ही आ जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब इसको अगर मैं मिड पॉइंट से ना करके देखो ऐसे करूं कि 448 में बेचा तो लॉस हुआ, और 832 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। लॉस और प्रॉफिट बराबर है, तो लॉस और प्रॉफिट का अगर रेशो बनाओगे तो 1:1 बनेगा। बराबर वैल्यू जितनी भी हो उनका रेशो 1:1 होता है। अब देखो ये जो लॉस है इसको माइनस का ले लो, और प्रॉफिट को प्लस का ले लो। यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 832 में से 448 को घटाना। 832 में से 448 को घटाओगे तो कितना आएगा, 384। मतलब इन दोनों में 384 का अंतर है। रेशो में कितने का अंतर है ये बताओ, -1 और 1 में 2 का डिफरेंस है,
तो रेशो में 2 का डिफरेंस है और वैल्यू में 384 का डिफरेंस है। तो 2 की वैल्यू 384 होगी तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 192। एक की वैल्यू 192 हुई तो ये एक ही तो था, तो ये भी 192 आएगा, ये भी एक था, ये भी 192 आएगा। मतलब 448 की बेची तो 192 रुपए का लॉस हुआ, और अगर 832 की बेची तो 192 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस में अगर आप सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं तब कॉस्ट प्राइस बनता है। अगर आप सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस बनेगा। कोई चीज मैंने 400 की खरीदी, 50 रुपए का नुकसान, 400 की बेची, 50 का नुकसान हो गया, कितने की खरीदी? 450 की। 400 की बेची, 50 का नुकसान हो गया, तो खरीदी कितने की? 450 की। तो 400 और 50 को जोड़ा ही तो है। तो सेलिंग प्राइस में अगर लॉस को जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस बन जाता है, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा दें तो कॉस्ट प्राइस बन जाता है। कोई चीज मैंने 600 की बेची, 100 रुपए कमा लिए, कितने की खरीदी? 600 की बेची, 100 रुपए कमा लिए, खरीदी कितने की? 500 की। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से आपने क्या किया? प्रॉफिट घटा दिया, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। अब 448 में 192 जोड़ दो तो भी आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या 832 में से 192 घटा दो तो भी आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इनको अगर जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा? 640 ही बनेगा। अच्छा, तो 640 जो आएगा वो आपके पास कॉस्ट प्राइस बन गया। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आपका उत्तर 640 बन जाता, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है कि अगर मैं इसको 10% हानि पर बेचूं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपसे केवल कॉस्ट प्राइस पूछता है। अगर केवल कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो 640 उत्तर बन गया था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं उसको 10% हानि पर बेचूं तो कितने की बेचूंगा, तो इसको 10% कम करना है। 640 को अगर तुम 10% कम करोगे तो 10 से 9 कर दो। अब ए से ये कट गया तो कितना बना? 576। तो यहां पे तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 576 आएगा। ठीक है। तो लास्ट के अंदर ऐसी कोई चीज होती है ना, क्योंकि जनरली एक तो यहां से क्वेश्चन को पढ़ना मुश्किल है और मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं हूं कि चलो तुम सामने पढ़ रहे हो, तो ऐसी कोई चीज आती है उसको बता दिया करो। यहां मिड पॉइंट नहीं बनेगा। देखो यहां रेशो लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर वो 46,000 रुपए में बेचता है तो तब तो उसको होता है लॉस, और अगर वो बेचता है 58,000 में तब उसको होता है प्रॉफिट। और फिर कह रहा है उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है। हानि का दोगुना लाभ है, मतलब हानि 1 रुपए की है तो लाभ कितने का हो जाएगा? 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब मेरे पास देखो हानि माइनस लो, अब इनमें कितने का अंतर है? 12,000 का। और रेशो में कितने का अंतर है? 3 का। तो 12,000/3 करोगे तो एक रेशो की वैल्यू 4,000 आएगी। ये एक रेशो है तो 4,000 आएगा, ये दो रेशो है तो 8,000 आएगा। मतलब लॉस हुआ था तो 4,000 का, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो 8,000 का। अब 46,000 में 4,000 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 50,000। तो 50,000 आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य आएगा। यही पूछा है, कुछ और पूछा है? यही पूछा है, तो आपका उत्तर बनेगा 50,000। अब अगर कहता 10% लाभ पे बेचे तो कितने का बेचेंगे, तो 50,000 को ही आप आगे 10% बढ़ाना था। देखो ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, लागत मूल्य को कर दो 2 गुना और विक्रय मूल्य को कर दो 3 गुना, तब आपको कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तब आपको 65% का लाभ होता है। 65% को अगर प्रतिशत हटाओगे तो 13/20 बनेगा। 65% का लाभ होता है, ठीक है। तो आपके पास 20 रुपए की चीज है तो 13 रुपए कमाएंगे, ठीक है। देखो 65% कौन है? लाभ। तो 13 लाभ हो गया, किसका है? क्रय मूल्य का। तो 20 रुपए क्रय मूल्य हो गया, मतलब 20 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 13 का लाभ लेकर के 33 की बेचोगे ना। ये बाद का रेशो आ गया। मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि कितने की खरीदी पता नहीं, कितने की बेची पता नहीं। अगर जितने की खरीदी उसको 2 गुना कर दो, जितने की बेची उसको 3 गुना कर दो, तो आपको 65% का लाभ हो जाएगा। तो 65% लाभ का अनुपात बन रहा है 20 से 33। 20 की खरीद के 33 की बेची है। किसका 2 गुना करोगे 20 आएगा, 10 का 2 गुना 20, किसका 3 गुना 33, 11 का 3 गुना 33। तो पहले आप क्या कर रहे थे? 10 की वस्तु 11 की बेच रहे थे। अब 10 की वस्तु अगर 11 की बेच रहे तो 1 रुपया कमा रहे थे तुम 10 पे, तो 100 पे कितना कमाओगे? 10%। तो यहाँ पे तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो 10% आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस जो दे रखा होता है उससे आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बना लिया करो, ठीक है। अब ये 20 से 33 का रेशो बनेगा, ये 2 गुना होके आया है तो 10 आ गया, ये 3 गुना होके आया है तो 11 आ गया। मतलब पहली वैल्यू क्या बन रही थी? 10 से 11 बन रही थी। अब 10 से 11 बनेगी तो आप 1 रुपया कमा रहे थे 10 रुपए पे, परसेंटेज में देखोगे तो 10% आएगा। इसमें कुछ पूछने की इच्छा जागृत हो रही है? हैं? नहीं हो रही? क्या बताऊं, दोबारा बता। 65% जो मैंने 20 और 33 लिखा है इसमें कोई एतराज है? 20 और 33 में एतराज नहीं है। यहाँ जो 20 आया है इस नंबर का 2 गुना आया है, यहाँ नंबर कितना आएगा बता। किसी नंबर का 2 गुना 20 है तो वो नंबर तो 10 ही आएगा। किसी नंबर का 3 गुना 33 है तो नंबर तो 11 ही आएगा। तो पहले आप 10 की चीज 11 में नहीं बेच रहे थे? 10 की चीज 11 में बेच रहे हो तो 1 रुपया कमा रहे हो आप 10 पे, तो 100 पे आप कमाओगे तो 10% आएगा। क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कोई चीज हम कितने की खरीद के कितने की बेच रहे हैं, ये नहीं पता कितने की खरीद रहे हैं, ये नहीं पता कितने की बेच रहे हैं। मान लो हमने खरीदी एक्स की, X रुपए की कोई चीज खरीदी, देखो X रुपए की आपने कोई चीज खरीदी है और मान लो P रुपए का हुआ है प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्राइस क्या हो जाएगा? X प्लस P हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, भाई इसको अगर मैं 2 गुना कर दूं तो इसको 2 गुना करूंगा तो 2x + 2p हो जाएगा, ठीक है। तब मुझे क्वेश्चन कह रहा है जो लाभ होगा वो क्या हो जाएगा?
3 गुना हो जाएगा, मतलब 3p का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस x में 3p जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा ना भाई, x क्रय मूल्य है उसमें लाभ जोड़ूंगा तो ये आ जाना चाहिए ना, x प्लस 3p बराबर में 2x प्लस 2p। अब जैसे इधर आएगा तो x आएगा और जैसे इधर आएगा तो p आएगा, तो x बराबर p आ गया ना, x बराबर p आ गया। इसका मतलब x और p बराबर बराबर हैं, मतलब कि अगर यहां एक है तो यहां भी कितना है, एक है, मतलब लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है, को 100%, और लाभ क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ भी 100% है, फिर तो आपका यहां पे आंसर आएगा 100%। लेकिन यहां x मानना p मानना, देखो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं इसमें एक काम करूं, यहां पे कॉस्ट प्राइस है और यहां सेलिंग प्राइस है, जैसे ही मैं इसको 2 गुना करता हूं तो यहां मेरा जो नंबर है वो 3 गुना हो जाता है, जिसको आप प्रॉफिट बोलते हो। यही तो कहा था क्वेश्चन ने कि भाई यहां जो आता है आपका, जिसको आप प्रॉफिट बोलते हो, वो 3 गुना हो जाएगा अगर आपने इस नंबर को 2 गुना कर दिया तो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां को नंबर मान करके देखते हैं कि मान लो यहां पे मैं 1 मान लूं तो ये कितना आ जाएगा, 2। यहां पे 1 मानने से 2 आ रहा है और 2 इसका 3 गुना है, कुछ गड़बड़ है, दोबारा देखो। इसको जब मैं 2 गुना करता हूं तो ये प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। ठीक है, इसको 2 मान के देखो, इसको अगर मैं 2 मानूं तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। अब इसको अगर मैं 1 मान लूं तो 1 का 3 गुना 3 हो गया। अब देखो 2 में से 1 घटा 1 और 4 में से 3 घटा 1, मतलब कि मैं, हालांकि है एजम्पशन मेथड ही है, यहां पे कोई रूल काम नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हें कहूंगी फलाना रूल लगा लेना, यहां कोई रूल काम नहीं कर, क्योंकि रूल से तो ये बना है। अगर रूल से करना है तो ऐसे करो। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 2 लेके देखा, ये हिट एंड ट्रायल ही है। 2 लेके देखा तो 2 का 2 गुना 4 हो गया। ठीक है, अब यहां इस 3 गुना आएगा, इसको 1 लेके देखा तो 1 का 3 गुना 3 बन गया, मतलब जब 2 की बेची तो 1 रुपया कमाया, फिर 1 की खरीदी होगी। जब 4 की बेची तो 3 रुपए कमाए, फिर 1 की खरीदी होगी। मतलब ऐसे एजम्पशन लगाने से सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 1 रुपए की चीज खरीदी है तो 1 रुपए का ही लाभ लिया है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट बराबर है, और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट बराबर है तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो प्रॉफिट भी आएगा आपका 100%। ठीक है, देखो ये तरीका लग तो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर आप ऑप्शन उठाते हैं, या तो आप ऐसे करते हैं, या फिर आप ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑप्शन उठा के भी बता दूंगा, लेकिन चीजें वही है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करोगे तो टाइम लगेगा। जैसे मान लो ये ऑप्शन आपके याद रखना, पहला ऑप्शन क्या है, 50%। कोई चीज मैंने कितने की खरीदी कितने की बेची पता नहीं, बस इतना पता है कि इसको अगर 2 गुना कर दूं तो ये प्रॉफिट जो होगा ये 3 गुना हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन है 50% प्रॉफिट, पहला ऑप्शन है 50% प्रॉफिट। अब 50% का अगर प्रॉफिट होगा तो मैं 2 रुपए की चीज पे 1 रुपया कमा के 3 की नहीं बेचूंगा, क्योंकि 50% 1/2 होता है। 1/2 का मतलब 2 की चीज खरीदी है तो 1 रुपया कमाया है, 2 की चीज खरीदी 1 रुपया कमाए तो 3 की बेची। अब इसका 2 गुना करोगे तो 6, इसका 3 गुना करोगे तो 3। अब 6 में से 3 घटेगा तो 2 तो नहीं आ रहा ना, या 2 में 3 जोड़ोगे तो 6 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ने से सेलिंग प्राइस बनना चाहिए, तो यहां पे नहीं बन रहा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगला ऑप्शन आपके पास है 110%। अगला ऑप्शन जो है ये 110% है, एक 28 है। एक बार पहले आप आसान आसान ऑप्शन चुना करो, तो 50 को देख लिया नहीं बनी बात। अब 100% को देखते हैं।
ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। इसको अगर मैं 2 गुना करता हूं तो बीच में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 3 गुना आना चाहिए। अब 100% का मतलब होता है 1 रुपए पे 1 रुपया कमाना। भाई 100% का मतलब जितने की खरीदी उतने का ही लाभ हुआ। तो 1 रुपए की खरीदी तो 1 रुपया ही कमाया, तो बेची 2 की। अब जैसे आप इसका 2 गुना करोगे तो 4 आ गया, इसका 3 गुना करोगे तो 3 आ गया। अब देखो 1 + 3 = 4 कर गया ना सेटिस्फाई। आप लेके तो 1 1 और 2 चले थे, पहली इक्वेशन को लेके चले थे और बाद वाली इक्वेशन भी आपकी सेटिस्फाई करेगी, तो यहां पे 100% आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, तो मर्जी तुम्हारी है कि चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे रेशो हिट एंड ट्रायल से लगा के देख लो, चाहे आप ऑप्शन उठा के देख लो, वो जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। 120 आएगा। देखो, 2 किताब उसने 300 की खरीदी। मान लो एक तो थी B1 की और एक थी B2 की, दोनों कितने की हो गई? 300 की। पहली पे उसने कितना कमाया? 20%। और दूसरी पे कितना कमाया? 10% की हानि हो गई। और कुल मिला के ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब जितने यहां कमाए उतने यहां लग गए। भाई जितने उसने एक किताब पे 20% कमाया, तो पहली किताब का 20% उसने कमा लिया, लेकिन दूसरी किताब पे 10% की हानि हो गई। और क्वेश्चन कह रहा है कि ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब पहली किताब से जो कमाया वो सारा का सारा दूसरी किताब में हानि में चला गया। तो पहली किताब का 20% और दूसरी किताब का 10% आपस में बराबर है। अब यहां से अगर B1 और B2 निकालोगे तो 10% और 20% क्या आएगा? 1/2 आएगा। इसका मतलब पहली किताब अगर आपने 1 रुपए की खरीदी थी तो दूसरी किताब आपने 2 की खरीदी थी, दोनों कितने की खरीदी थी? 3 की खरीदी थी। अब इस 3 की वैल्यू 300 लोगे तो एक की वैल्यू 100 आएगी। अब हमसे पूछा क्या है? पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य है। एक की वैल्यू 100 आ रही है तो एक की वैल्यू 100 ही बनेगी। मतलब पहले वाली 100 की खरीदी थी, 20% का लाभ लोगे तो कितने की बेचोगे? 120 की। तो यहाँ पे तुम्हारा जो उत्तर बनेगा वो 120 बनेगा। देखो, कुल मिला के 2 किताबें उसने 10,000 की खरीदी। पहली पे उसने 15% कमाया और दूसरी पे 10% का नुकसान हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मिला के ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो पहली का 15% और दूसरी का 10% आपस में बराबर हो गए। अब यहां से अगर हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10% बटे में 15%,
एस को काटेंगे तो 2/3 आएगा। मतलब पहली अगर 2 की खरीदी तो दूसरी 3 की खरीदी, तो फिर दोनों 5 की खरीदी, और दोनों खरीदी है 10,000 की। अब 5 की वैल्यू 10,000 लोगे तो एक की वैल्यू 2,000 होगी। तो पहली कितने की खरीदी? 4,000 की। तो पहली खरीदी है 4,000 की, और उस पे लाभ हुआ है 15% का, क्योंकि क्वेश्चन ने तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य आया है। 4,000 का अगर तुम 15% निकालोगे तो कितना आएगा? 600। तो कुल मिला के कितना हो गया? 4600। तो यहाँ पे तुम्हारा सेलिंग प्राइस आएगा वो 4600 आएगा। दुकानदार गड़बड़ गड़बड़ करता है वजन के अंदर। जैसे मान लो आपने 1 किलो के पैसे दिए, अगर आपने 1 किलो के पैसे दिए, 1,000 ग्राम के आप दुकानदार को पैसे दे, और दुकानदार आपको वेट में गड़बड़ करके 800 ग्राम वेट दे रहा है, तो दुकानदार कमा गया ना? वजन से कितने परसेंट कमा गया? अगर 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है तो दुकानदार की जो इनकम है वो बताओ कितने परसेंट होगी? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जो जेब से जाए, तो दुकानदार के जेब से कितना गया? 800 ग्राम। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस के अंदर जो आता है वो वेट आता है जो दुकानदार आपको दे रहा है, क्योंकि दुकानदार ने तो आपको 800 ग्राम दिया। तो आपका कॉस्ट प्राइस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 800। यानी कि जो फॉल्स वेट होता है, जितना देता है वो कॉस्ट प्राइस के नीचे लेना है। पैसे कितने के लिए? 1,000 ग्राम के। जो एक्चुअल वेट होता है जो उसको देना चाहिए वो सेलिंग प्राइस में आता है। तो अगर आपने वेट से सीपी और एसपी बनाना है तो जितना दिया सीपी, जितना देना चाहिए एसपी। अब इसको अगर तुम काटोगे तो क्या रेशो आएगा? 4:5। इसका मतलब यह है कि वजन में गड़बड़ करके 4 की चीज 5 रुपए की बेच गया। अब 4 की चीज अगर 5 की बेच गया तो 1 रुपया कमा गया 4 पे, तो 100 पे कितना कमाएगा? 25%। तो यहां पे दुकानदार की इनकम आएगी 25% की। अब इसको करके बताओ। पिछले क्वेश्चन में तो केवल वेट की बात थी, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट लॉस की भी बात है। देखो सीपी और एसपी, वो क्या कह रहा है कि मैं 5% अधिक पर बेच रहा हूं, मतलब मैं केवल 5% कमा रहा हूं। 5% कमाने का मतलब 20 की चीज मैं 21 में बेच रहा हूं। भाई 5% 1/20 होता है, तो 20 रुपए पे 1 रुपया कमाएगा तो 20 की चीज 21 में बेचेगा। ये तो बात होगी उसकी प्रॉफिट की। अब हमने बात करनी है वेट की। वेट में क्या गड़बड़ किया? 1 किलो की जगह पे कितना दे दिया? 960 ग्राम। तो दिया 960, देना चाहिए 1,000। अब इसकी बस गुणा कर लो, और गुणा करने से पहले अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट लो। 3 से काटोगे तो 7, और 3 से काटोगे तो 240। 0 0, और इधर की 2 जीरो उड़ा दो। गलत काट दिया, बाद में बताते हो। ये था 20 से 21, और ये था 960 से 1,000। पहले जीरो ही काट दो। इसके बाद इस 2 से काटोगे 5 पे कट जाएगा। अब 3 से काटोगे 7 पे, और 3 से काटोगे 32 पे। अब कोई नहीं कट रहा। अब अगर गुणा करेंगे तो ये 32 आएगा और ये 35 आएगा। इसका मतलब यह है कि दुकानदार की दोनों बातों को अगर हम शामिल करें तो 32 रुपए की चीज को उसने 35 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए कमा गया ना। अब 3 कितने पे कमाए? 32 पे, और इनटू में 100%। 4 से काटोगे तो 8 आ जाएगा, और 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। अब देखो इस 25 को अगर मैं 24 ले लूं, 25 को अगर मैं 24 ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा? 8 या 24, 3 पे कट गया, 3 × 3 9, 9 तो आ गया। अगर 25 की जगह 1 ले लूं तो 3/8 आएगा, और 3/8 का मतलब 0 से 1 के बीच में, यानी इसका उत्तर 9 से 10 के बीच में आएगा। लेकिन ऐसे तो कई ऑप्शन है, तो आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 75/8, और 75 को 8 से भाग करोगे तो 8 × 9 = 72, और 3/8 9.375। ये आपका उत्तर बनेगा।
जैसे आप 75 को 8 से भाग करोगे ना, 9 पे गया, उसके बाद 3 पे जाएगा, जैसे ही 3 पे गया तो 9.3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो, पहले तो हम बात करते हैं कि वो कितने की खरीद के कितने की बेच रहा है। तो 32 रुपए की खरीद रहा है और 40 रुपए की बेच रहा है, तो इसका मतलब 32 और 40 का जो रेशो बन रहा है, काटोगे तो कितना आएगा, 4 से 5 आएगा। उसके बाद वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम, कितना देना चाहिए, 1000 ग्राम। इसको अगर काटोगे तो 9 से 10 आएगा। अब इसको चाहो तो ऐसे काट सकते हो, तो 18 से कितना बन गया, 25 बन गया। मतलब 18 रुपए की चीज उसने 25 रुपए में बेच दी, तो 7 रुपए कमा गया। कितने पे, 18 पे, तो 100 पे कितने कमाएगा, तो ये आएगा 35/9। अब 9 चौक 36, 4 से थोड़ा सा कम आएगा, है एक ऐसा ऑप्शन कोई, 350, ये 50 पे कटेगा, 350/9, 9 चौका 36, 40 से थोड़ा सा कम, लेकिन सारे ऑप्शन ऐसे हैं। तो 9 तिया 27, 80 बचा, 9 8 72, 38 पे चला गया, 38 वाला एक ही है ना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 38.9% उसका प्रॉफिट आएगा। 80 संतरे बेच रहा है उस रेट पे जिस रेट पे 95 संतरे खरीदे थे, तो बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया। 80 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर है 95 संतरे का क्रय मूल्य। 80 संतरे बेचकर 95 संतरे की लागत निकाल रहा है, इसका मतलब जितने के 95 खरीदे थे उतने के 80 बेच दिए, तो 95 का कॉस्ट प्राइस और 80 का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। अब यहां से अगर सीपी और एसपी निकालोगे, तो ये आपका 80 है और ये आपका 95 है, 5 से काटोगे तो ये 16 है और ये 19 है। मतलब कि 16 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 19 में, तो 3 रुपए कमा गया ना। अब 3 रुपए कमा रहा है 16 पे, तो 100 पे कितने कमाएगा, तो 4 से हमारा 25 हो गया, 4 से हमारा 4 हो गया, तो ये 75/4 आएगा। 4 से काटोगे तो 18.75, तो ये 18.75% आपका प्रॉफिट आएगा। पूछना इसमें कुछ। एक आपके पास रेट होता है, एक आपके पास प्राइस होता है, क्या फर्क है दोनों में, रेट में और प्राइस में क्या फर्क है। जब सब्जी लेने जाते हो तो जाके क्या बोलते हो कि आलू क्या रेट लगाए हैं, है ना, या फिर क्या बोलते हो 1 किलो आलू कितने के हैं। क्या रेट लगाए हैं और कितने के हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्या रेट लगाए हैं तो वजन पता नहीं, लेकिन 1 किलो कितने के हैं तो वजन पता है। तो जब आपको वजन पता नहीं होता तो हम वर्ड यूज करते हैं रेट, ठीक है, और जब हमें वजन पता होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं प्राइस, ठीक है। तो जनरली ऐसी जो चीजें आती है यहां पे रेट वर्ड यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, तो 50% लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ये आपसे पूछ रखा है। अब कभी भी रेट के क्वेश्चन में आपने कॉस्ट प्राइस बनाना हो या आपने सेलिंग प्राइस बनाना हो, तो आपने लिखना है P/Q। P का मतलब प्राइस पैसे, Q का मतलब क्वांटिटी। खरीदने की फ्रैक्शन क्या बनेगी और फिर बेचने की फ्रैक्शन क्या बनेगी। 1 रुपए में 3 खरीदी, तो सीपी तो 1/3 हो गया। प्राइस ऊपर, पैसे कितने लगे ऊपर और क्वांटिटी कितनी ली नीचे।
अब बेचनी कैसे है? 50% लाभ लेकर के। 50% लाभ लेने का मतलब 2 से वैल्यू को 3 कर देंगे फिर, क्योंकि 50% 1/2 होता है। अब इसको अगर काटोगे तो क्या आया? 1/2। 1/2 का मतलब पैसे 1 रुपया और संख्या 2, तो इसको बोलेंगे 2 4 रुपीज 1। 1 रुपए की 2। तो 1 रुपए की कितनी बेचोगे? 2 बेचेंगे। तो ऐसे रेट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने ये फ्रैक्शन बनानी है। इसी में मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। इफ ए सेलर सेल मैंगोज एट 5 4 रुपीज 2 एंड अर्न 25% प्रॉफिट। एक विक्रेता है जो कि 2 रुपए में 5 की दर से आम बेच रहा है और 25% का लाभ भी कमा रहा है। हाउ मैनी मैंगोज ही परचेज फॉर एक विक्रेता 2 रुपए में 5 की दर से आम बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। तो बताओ उसने 200 रुपए के कितने आम खरीदे थे? पहले ये बता दो उसने किस दर से खरीदे थे, कितने के कितने खरीदे थे उसने? हैं? 2 रुपए के 5 तो बेच रहा है। ये तो सेलिंग प्राइस है, 1 के 2। अभी तुम बताओ। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो दे दिया कि 2 रुपए के 5 है, और यहां पे प्रॉफिट है 25% का। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। भाई कॉस्ट प्राइस को अगर आप 25% बढ़ा दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि 25% का प्रॉफिट है। अब यहां से अगर कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो वो 8/25 आएगा। इसका मतलब है 8 रुपए में 25 की दर से उसने खरीदे हैं, 8 के 25। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 8 के नहीं 200 के बताओ। अब 8 की वैल्यू अगर 200 लोगे तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625। तो उसने 200 रुपए के कितने खरीदे थे? 625 खरीदे थे। तो ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ही है कि कॉस्ट प्राइस को कितने परसेंट बढ़ाने से सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसमें कुछ पूछने का मन कर रहा है? हाँ बता। नहीं कर रहा? अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहूं कि मैंने 10 घड़ियां खरीदी। भाई अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मैंने 10 घड़ियां खरीदी और 10 में से 8 घड़ी मैंने 25% प्रॉफिट पर बेच दी, तो कुल सौदे में मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? अगर मैं 10 घड़ियां खरीदता हूं किसी कीमत पर और 10 घड़ियों में से 8 घड़ियां मैंने 25% प्रॉफिट पर बेच दी, तो बताओ पूरे सौदे में, पूरे सौदे का मतलब होता है 10 की 10 घड़ियां बेचकर मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? क्या आएगा? यहाँ पे जो आंकड़े मैंने दिए हैं वो पर्याप्त नहीं है आंसर निकालने के लिए। मतलब यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? खरीदी 10, बेची 8, 2 कहाँ गई? भाई उन 2 का भी तो रोल बनेगा। तो जब तक खरीदी गई संख्या और बेची गई संख्या दोनों आपस में बराबर ना हो
तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल ही नहीं सकते। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए स्टॉक जीरो होना चाहिए, जितनी खरीदी उतनी बेची। ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? एक बार के लिए देखो, कितनी गेंदें बेची? 17 गेंदें बेची। अब 17 गेंदें मान लो 17 एसपी की बेची, 17 एसपी की बेच दी, खरीदी कितनी? भाई अगर 17 बेच रहे हो तो 17 ही तो खरीदोगे। जितने आर्टिकल बेच रहे हो उतने ही आर्टिकल तो खरीदोगे, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। 17 बेची है तो 17 ही खरीदी है। बेची 17 एसपी की, खरीदी 17 सीपी की। ठीक है। अब बीच में अगर लॉस हो रहा है, खरीदी 17 सीपी की और बेची 17 एसपी की, बीच में अगर लॉस हो रहा है तो घट जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है? 5 का। और 5 किसका है? सीपी का है। अब तुम कहोगे जी 17 खरीदी 17 बेच दी, ये लॉस वाली 5 कहां से आ गई? अगर मैं ये कहूं कि मुझे 42 मीटर कपड़ा बेचने पर 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, तो 42 मीटर खरीदा तो 42 ही बेचा। अब ये लाभ वाला 6 मीटर कहां से आएगा? लाभ जो होता है वो एक्चुअली में पैसे में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं केले बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने जितने के खरीदे थे उतने के सारे केले बेच दे, लेकिन लास्ट में 2 दर्जन बच गई, मैंने कहा चलो 2 दर्जन मेरा प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट होता है पैसों में। भाई मैंने 42 मीटर कपड़ा बेचा तो 100 200 400 कितने के रुपए कमा लिए, और फिर मैंने देखा कि इतने पैसे में तो मैंने इतना मीटर कपड़ा खरीदा था। तो ये 5 गेंदें जितने की खरीदी थी उतने रुपए की हानि हुई, एक्चुअली में 5 गेंदों की हानि नहीं हुई। ठीक है। 17 बेची 17 एसपी की, 17 बेच रहे हो तो 17 ही खरीदी है, फिर 17 सीपी की, बीच में हुई हानि। हानि का मतलब माइनस होता है कितनी की संख्या में? 5 की संख्या में। और किसका? सीपी का। ये एसपी का भी हो सकता था, ठीक है, जिसका है उसी का लिखना है। अब देखो सीपी के साथ सीपी एडजस्ट हो जाएगा तो 12 सीपी बन गया ना, बराबर में क्या बचा? 17 एसपी बचा। अब यहां से अगर तुम सीपी और एसपी का निकालते हो रेशो, तो ये तुम्हारा आएगा 17/12। इसका मतलब ये है कि एक गेंद खरीदी 17 रुपए की और बेची 12 रुपए की। खरीदी 17 की, बेची 12 की। ठीक है। लेकिन आप किस रेट से खरीद रहे हो, किस रेट से आप बेच रहे हो, ये बेचा हुआ है ना। आपने 17 गेंद 840 की बेची है। अगर 17 गेंद 840 की बेची है तो एक गेंद कितने की हुई? तो एक गेंद होगी 840/17 की। 17 गेंद 840 रुपए में बेच रहे हो तो एक गेंद का विक्रय मूल्य आएगा 840/17। मतलब कि वैल्यू में तो ये रेट बन रहा है और रेशो में 12 बन रहा है, तो 12 रेशो की वैल्यू बन गई वो। अगर 12 रेशो की वैल्यू है तो एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए आपको 12 से भाग करना है, और फिर कितने की वैल्यू निकालनी है? 17 की निकालनी है तो 17 से गुणा करना है, क्योंकि मुझे तो ये कॉस्ट प्राइस निकालना था। अब 17 से आपका 17 कट जाएगा, इसको काटोगे तो 70 पे कट जाएगा। तो एक गेंद आपने कितने की खरीदी थी? 70 रुपए की खरीदी थी, तो यहां पे आपका आएगा 70 रुपए। इसी का एग्जाम्पल है, करके बताओ। 18 गेंद 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? 75। देखो 18 गेंद मैंने अगर बेची है तो 18 एसपी की बेची होगी, लेकिन 18 बेची है तो खरीदी भी तो 18 ही है, और बीच में हुआ है लॉस कितने का? 6 का। और 6 किसका है? सीपी का। अब इसको इसके साथ एडजस्ट करोगे, इससे माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 12 सीपी और बराबर आएगा 18 एसपी। अब यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो निकालूं तो वो मेरे पास आएगा 18/12, यानी 3/2। तो मतलब एक गेंद मैंने 3 की खरीदी थी तो एक गेंद मैंने 2 की बेची है। जबकि आप यहां देखो 900 रुपए की 18 गेंद बेच रहे हो, तो एक गेंद कितने की हुई? 50 की। तो एक गेंद का सेलिंग प्राइस जो है वो 50 रुपीज आ रहा है, जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब 2 की वैल्यू 50 लोगे तो एक की वैल्यू 25 हो जाएगी,
एक की वैल्यू 25 होगी तो तीन की वैल्यू 75 हो जाएगी, तो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा पर बॉल वो आएगा 75। बात समझ आ गई? 8 रुपए में 9 केले खरीदता और 9 रुपए में 8 केले बेचता है, तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? खरीदी कैसे? 8 रुपए में 9। बेचे कैसे? 9 रुपए में 8। रेशो बन गया, लेकिन रेशो फ्रैक्शन में है। अब इसके लिए क्या करोगे? नंबर में बदलने के लिए क्रॉस पे गुणा करोगे, तो 8 गुणा 8 64 और 9 गुणा 9 81। मतलब अगर उसने जितने भी केले खरीदे हैं, खरीदे 64 के तो बेचे 81 के, अब 64 के खरीद के 81 के बेच रहे, कितने रुपए कमा गया? 64 के खरीद के अगर 81 की बेच रहा है तो कितने रुपए कमा गया? 17 रुपए कमा गया। कितने पे? 64 पे। और हमें परसेंटेज बताना है तो 100 पे बताना है। अब देखो, पहली चीज क्या हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का ऑप्शन आएगा। अब ये 13 है और ये 26 है। देखो, 17 चौका 68 लगभग 4 पे कट रहा है, और 25 चौका 100 तो लगभग 25 के आसपास आ रहा है, तो 25 के आसपास जो हमारा होगा, ये हमारा 26.56 हमारा उत्तर हो जाएगा। एक पैकेट की कीमत 16 रुपए है, लेकिन अगर आप 4 खरीदते हो तो 56 रुपए के हैं, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? देखो, प्रॉफिट लॉस निकालना हो या डिस्काउंट निकालना हो, एक पे जितना निकलता है ना, सब पे भी उतना ही निकलता है। मान लो मैंने 20 घड़ियां खरीदी, 20 घड़ियां बेच दी, ठीक है, 20 घड़ियों पे मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो एक पे भी 10% का ही आएगा। तो जब आप संख्या में बेचते हैं तो एक पे भी उतना ही प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट होता है और सब पे भी उतना ही होता है। अब यहां पे अगर तुम चाहो तो ये देख लो कि चार कितने के खरीदे? 64 के। अगर तुम एक एक खरीदते हो तो 16 का एक है, तो चार तो 64 के हो गए। खरीदे पहले थे 64 के और अब मिल गए 56 के, तो डिस्काउंट मिल गया। लेकिन आप एक के हिसाब से भी निकाल सकते हो। एक कितने का था? 16 का। मतलब मार्केट प्राइस तो 16 था, और जब आपने चार खरीदे तो चार मिल गए 56 के, तो कितने का पड़ गया? 14 का पड़ गया। भाई था तो 16 का, लेकिन जैसे आपने चार खरीदे 56 के चार मिल गए, तो एक कितने का पड़ा? 56 को चार से भाग करोगे तो 14 रुपए का एक पड़ गया। इसको अगर काटोगे तो 8 से 7 आ गया। मतलब डिस्काउंट ने क्या किया? आपकी वैल्यू को 8 से 7 कर दिया। अब 8 से 7 करने का मतलब है 1 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। कितने पे? 8 पे। तो अगर 100% करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 12.5%। तो यहाँ पे जो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा वो 12.5% का मिलेगा। तो कभी भी आपको डिस्काउंट निकालना हो, प्रॉफिट लॉस निकालना हो, एक पे भी उतना ही आंसर आएगा और सब पे भी उतना ही आएगा। तो यहाँ चार थे, चार से निकाल लो या एक से निकाल लो, बात एक ही है। एक दर्जन नोटबुक है जिनका रेट है 125 और डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो बताओ आप 75 रुपए में कितनी नोटबुक खरीद सकते हो? दर्जन का मतलब समझते हो? 12। 125 रुपए की 12 मिल रही है, 25% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो बताओ 75 रुपए में कितनी नोटबुक खरीद लोगे? पहले ये देख लो एक कितने की पड़ेगी। 125 रुपए में 12 मिल रही है, तो रेट एक का बनेगा 125/12। अब ये तो मार्केट प्राइस है, इस पे आपको 20% मिला डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। तो 20% वैल्यू कम होगी, 5 से 4 हो गई। अब ये आपके पास 5 से काटोगे तो 25 और 4 से काटोगे तो 3, तो एक नोटबुक आपको कितने की पड़ रही है? 25/3 रुपए की एक पड़ रही है। खरीदनी कितने की है? 75 की। तो टोटल खर्च को एक के प्राइस से अगर आप भाग कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। अब ये नीचे का जो 3 है वो पलट के गुणा हो जाएगा ना,
इसको आप काटोगे 3 पे और 3 को 3 से गुणा करोगे 9, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितनी नोटबुक आएंगी? 9 नोटबुक आ जाएंगी 75 रुपए की। क्या हुआ? पूछना है कुछ? देखो, सबसे पहले तो 125 रुपए में दर्जन मिल रही है। 125 रुपए में दर्जन, दर्जन का मतलब 12, तो एक कितने की पड़ी? 125/12 की। उसके ऊपर ये तो मार्केट प्राइस हो गया, इस पे मिला आपको 20% का डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब अब वैल्यू 20% घट जाएगी। 20% घटाओगे तो 5 से 4 करोगे, तो अब आपके पास आ गया 25/3। मतलब डिस्काउंट के बाद एक नोटबुक का रेट है 25/3 रुपए। आपके पास कितने? 75। टोटल खर्च को एक के खर्च से अगर भाग कर दोगे तो संख्या आ जाएगी। तो टोटल खर्च 75 है, एक का खर्च 25/3 है, और नीचे का 3 पलट करके गुणा हो जाएगा, तो काटने के बाद आपके पास आ रहा है 9। तो इसका मतलब आप 75 रुपए में 9 नोटबुक खरीद सकते हो। अब आजकल कैसे ऑफर चल रहे हैं भाई? आजकल मार्केट में खासकर कपड़ों के ऊपर कैसे ऑफर चल रहे हैं? बाय वन गेट वन फ्री। बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट है? एक खरीदो एक मुफ्त ले जाओ। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 50 बाय वन गेट टू। एक ही बात है ये। एक खरीदो एक फ्री पाओ, या फिर एक खरीदो दो ले जाओ। यहां पे भी तो दो लेके जाओगे। ठीक है, तो केवल लिखने का फर्क है, बात एक ही है। जैसे मैं कहूं कि बाय वन गेट थ्री, या मैं ऐसे कह दूं कि बाय वन गेट टू फ्री, एक ही बात है। अब इस तरह के जब आपको ऑफर मिलते हैं तो उससे आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे? उसके लिए तुमने क्या करना है, कितने आर्टिकल आपको फ्री मिले, जितने आर्टिकल आपको फ्री मिले वो लिख लो, टोटल आपने कितने खरीदे वो लिख लो, और गुणा में 100% कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो, पहले के अंदर फ्री कितने मिले? एक। टोटल कितने हो गए? दो। गुणा में 100 करोगे तो आपका उत्तर आएगा 50%। तो इस ऑफर का मतलब है कि आपको 50% की छूट दी जा रही है। यहां पे कितने फ्री मिले? दो। टोटल कितने खरीदे? तीन। टोटल खरीदने का मतलब घर कितने लेके आओगे, और गुणा में 100%। तो ये आपके पास बनेगा 66 सही 2/3%, या इसको हम कह देंगे 66.6%। तो इस तरह से ऑफर से आप डिस्काउंट निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक आर्टिकल अगर मैं 1 रुपए का मान लूं, भाई एक आर्टिकल 1 रुपए का था, ऑफर क्या है? बाय वन गेट टू, मतलब 1 रुपया दे दो और 2 रुपए का सामान ले जाओ। अगर 1 रुपया दे के 2 रुपए का सामान ले रहे हो तो 1 रुपए की छूट मिल रही है कितने पे? 2 पे, और गुणा में 100 कर दो। तो इस ऑफर के लिए इतनी सी बात याद रख लो कि जितने भी आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं ऊपर ले लो, टोटल जितने घर लेकर के आओगे नीचे ले लो, और गुणा में 100 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा। अब बताओ, 24 चूड़ियां खरीदने पर 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। कितनी फ्री मिली? 6। टोटल कितनी लेके आओगे? 30, क्योंकि फ्री वाली भी तो लेके आओगे। 24 तो खरीदी हैं, 6 फ्री मिली हैं, तो टोटल लेके आओगे 30। गुणा में कर दो 100%। तो ये हमारा इधर कट गया 5 पे, 5 से हमारा इधर कट गया 20 पे, तो हमारे पास आएगा 20% का डिस्काउंट। 5 खरीदें 3 फ्री ले जाएं। 37.5 आएगा। देखो, फ्री कितनी मिली? 3। टोटल कितनी लेके आओगे? 8। गुणा में 100%। 4 से काटोगे 25, और 4 से काटोगे 2, तो ये बनेगा 75/2%, यानी कि 37.5%। देखो, ये पता हुआ क्या है, पहले तो सामान के बदले सामान मिलता था। वो दौर देखा है तुमने, जब सामान के बदले सामान, मतलब जैसे हमें मटके की जरूरत है,
तो हम कुम्हार के घर जाते थे, मटका उठा के ले आते थे, बदले में क्या देते थे? गेहूं दे देते थे। ऐसा ही होता था पहले। ठीक है, गेहूं के बदले ही सारे सामान आ जाते थे। तो सामान के बदले में सामान, उसके बाद पैसे के बदले में सामान हुआ, और उसके बाद ये मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, अब मार्केट प्राइस आने के बाद सबसे पहले एक छूट दी जाने लगी। अगर आपको एक ही डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे आपको दुकानदार ये कहे कि मैं आपको एक ही डिस्काउंट दूंगा X% का, इसको बोलते हैं फ्लैट डिस्काउंट। उसके बाद इससे चीजें आगे बढ़ी तो ये एक से बजाय ज्यादा हो गए। अब ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि दिखता ज्यादा है, होता कम है। अब दुकानदार ने आपको कह रहा है कि 20 और 30% की दो छूट दे दूंगा, तो 50 की थोड़ी ना दे रहा है, दिख तो 50 रहा है लेकिन बनेगा कम। ठीक है, इसके बाद आजकल जो चल रहा है कि बाय इतने और गेट इतने फ्री। अब जब भी आपके पास एक से ज्यादा डिस्काउंट आते हैं तो वो हमेशा सक्सेसिव होते हैं। आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो उनके जोड़ के बराबर नहीं बनेगा। जैसे यहां पे क्या है, एक तो 10% की छूट है, एक 20% की छूट है। मतलब आपके पास मार्केट प्राइस है, पहले तो वो 10% घटेगा, फिर घटी हुई वैल्यू का 20% घटेगा, और तब आपका बनेगा सेलिंग प्राइस। तो सक्सेसिव चेंज हो गया। तो पहले आप रेशो बना लो। 10% अगर वैल्यू घटेगी तो 10 से 9, फिर 20% घटेगी तो 5 से 4। ध्यान रखना, डिस्काउंट का मतलब हमेशा ही घटना होता है। अब कुल मिला के 50 से कितना हो गया? 54। क्या हो गया? 36 आएगा। हाँ, 9 4 36। 50 रुपए अगर किसी चीज पे लिखे हुए थे तो दोनों डिस्काउंट के बाद कितने की हो जाएगी? 36 की। तो कितने का डिस्काउंट मिला? 14 का। कितने पे? 50 पे। और गुणा में 100% करेंगे तो ये आपका बनेगा 28%। तो ये 28% डिस्काउंट बनेगा। 25% की दो छूट दे दी। 25% की दो छूट दे दी, तो बताओ कुल मिला के कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा? मतलब जैसे पहले दो 10 और 20 की थी ना, अब दोनों ही 25-25 की है। 25% की एक छूट दोगे तो 4 से 3 होगा, और दो दोगे तो फिर 4 से 3 होगा, तो कुल मिला करके 16 से 9 हो जाएगा। अब 16 से 9 होने का मतलब है कि आपको 7 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने पे? 16 पे। और गुणा में 100% करोगे तो ये आपका 25, और ये 4। तो ये आपके पास देखो, 25 की जगह 24 लोगे तो 4×3 = 12, 21 आ जाएगा। और फिर इसकी जगह एक लोगे तो 7/4, और 7/4 जो बनेगा लगभग 1.5 के आसपास बनेगा। एक मोटा सा अंदाजा लगाएं तो इसमें 1.5 और जोड़ दो तो लगभग साढ़े, कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुई है। कहाँ हुई है? यहाँ हुई है। 25 की जगह अगर मैं 24 लूं तो 24 को 4 से काटोगे तो 6 पे कटेगा, और 6 को 7 से गुणा करोगे तो 42, तो सीधा ही आ गया। ठीक है, अब इसकी जगह एक लोगे, क्योंकि 25 था, पहले मैंने 24 लिया, फिर मैंने एक लिया। एक लोगे तो 7/4 आएगा, और 7/4 का मतलब लगभग 2 मान लो, क्योंकि 4 दूनी 8 होती है, तो लगभग 2 इसमें और जुड़ जाएगा। तो 42 और 2 जोड़ोगे तो लगभग आपके पास कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 43.75। इसके अल्टरनेट में अगर तुम एक फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, अगर तुम एक फॉर्मूला यूज करना चाहते हो जो दो डिस्काउंट को इकट्ठा कर दे, ठीक है, वो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? x+y-x×y/100। इतने परसेंट का डिस्काउंट बनेगा अगर दो डिस्काउंट को इकट्ठा करना हो तो। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर 10 और 20 था, 28 आया। 10 और 20 30 बन गया, दोनों की गुणा 200, 100 से भाग किया 2, 30 में से 2 घटाया 28। अब यहाँ पे क्या है? x भी 25 और y भी 25 है, तो 25 और 25 50 बन गया। दोनों की गुणा कितनी हुई? 625। 100 से भाग करोगे 6.25, 50 में से 6.25 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 43.75 आएगा। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो, x+y-x×y/100। 900 रुपए की कोई चीज आपको 648 रुपए में मिल गई। पहली छूट 20% थी, दूसरी छूट बताओ। मान लो आपको मैं ये कहूं कि तीन छूट है, 20%, 10% और 25%। इनको अगर मैं ऐसे लिख दूं, 25%,
10% और 20%, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 10%, 20% और 25%, तो क्या इनसे अलग अलग रिजल्ट आएगा? इनसे जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, क्योंकि डिस्काउंट का सीक्वेंस मायने नहीं रखता। भाई मैं इनको इकट्ठा करोगे तो क्या करोगे, तीनों का रेशो बना के गुणा करोगे। जब गुणा करते हो तो क्या फर्क पड़ता है ऊपर कौन है नीचे कौन है? ए गुणा बी तो बराबर बी गुणा ए होती है, तो इनका सीक्वेंस मायने नहीं रखता। अब यहां तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि पहली छूट 20% है, क्वेश्चन ये भी तो कह सकता था दूसरी छूट 20% है, पहली बताओ। देखो 900 रुपए की एक चीज थी तुम्हारे पास, उसको 648 में बेचा गया, बीच में दो डिस्काउंट आए हैं। अब क्वेश्चन ने कह दिया पहला डिस्काउंट 20% का है, दूसरा डिस्काउंट X% का है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे कि चलो पहले 20 तो निकाल लो, 20 तो दे ही रखा है। 900 पे 20% की छूट मिलेगी, 900 का 20% 180 आएगा। 900 पे 180 तो घट गए, अब 900 में से 180 घटाना 720। तो पहले डिस्काउंट ने 720 बना दिया। अब दूसरे डिस्काउंट ने क्या किया, 720 से घटा के 648 कर दिया। अब 720 की चीज अगर 648 में मिली तो 72 रुपए का डिस्काउंट मिला ना, किस पे मिला, 720 पे। तो गुणा में 100% करोगे तो ये काटने के बाद आपका आएगा 10%। तो जिसको क्वेश्चन X% कह रहा था वो कितना बना, 10%। अब यहां पे तुमने क्या किया कि चलो 20 दे रखा है, 20 को तो निकाल लो। अगर मैं उल्टा कर दूं, X को यहां ले जाऊं और 20 को यहां ले जाऊं, पहला एक्स ले लूं दूसरा 20 ले लूं, तो आप क्वेश्चन आपको कहीं पे भी क्वेश्चन कह रहा है पहला डिस्काउंट X% है, अगला 20 है, अगला 25 है, एक्स को लास्ट में ले जाओ। सीक्वेंस मायने नहीं रखता, एक्स 20 25, 20 25 एक्स एक ही बात है। तो अगर कोई डिस्काउंट निकालना है तो इस तरीके से कर लो, जो पूछा है उसको सबसे लास्ट में रख दो, उससे पहले जो जो दे रखे हैं वो निकाल दो। ठीक है, होने को ये रेशो से भी हो जाएगा, पर मैं चाहता नहीं तुम्हें ज्यादा चीजें बताऊं। यहां बता दूंगा क्योंकि यहां पे 3 डिस्काउंट हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 डिस्काउंट मिले और कुल मिला करके जो डिस्काउंट बना वो 19% का बना। 19% का मतलब अगर यहां 1000 रुपए की चीज थी तो 1000 का 19% कितना हो गया, 190। 1000 की चीज थी तो फाइनली 190 की छूट मिल गई। अब 1000 में से 190 घटा के बताना, 810। मतलब 1000 रुपए की चीज मुझे 810 में मिल गई, 100 की मानोगे तो 81 में मिल गई। अब पहला डिस्काउंट तो मेरे पास है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 4% का, और तीसरा डिस्काउंट बताना है। अब इसमें से 10% घटाओगे आ जाएगा, उसमें से 4% घटाओगे आ जाएगा, फिर इसके और इसके सारे जैसे हमने पिछला निकाला था वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका हो जाता है आपका कैलकुलेटिव, तो इसलिए इसको आप ऐसे मत करो, इसको आप करो सक्सेसिव के तरीके से। सक्सेसिव के तरीके से कैसे करोगे, भाई पहला डिस्काउंट तो दे ही रखा है, 10 से 9 हो गया। अगला डिस्काउंट 4% का है, 4/100 करोगे तो 1/25 आएगा, और 1/25 का मतलब 25 पे की कमी होगी, तो 25 से 24 बन गया। तीसरा मुझे निकालना है, और कुल मिला करके मेरे पास कितना है, 19%। 19% का मतलब 100 की चीज 81 की। अब यहां पे मुझे ये वाला रेशो चाहिए, अगर ये रेशो आ जाएगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा, ये रेशो चाहिए। देखो लास्ट क्लास में मैंने एक मिसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई मिसिंग रेशो निकालना हो तो ऊपर वालों को पलट के गुणा कर दो, गुणा से जो भी आएगा वो मिसिंग रेशो ही आएगा। अब ऊपर वालों को अगर मैं पलट करके गुणा कर दूं तो ये 10 से 9 है तो 9 से 10 करो, ये 25 से 24 है तो 24 से 25 करो। अब इसको कर दो गुणा, और गुणा करने से पहले अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट लो। और तो नहीं कट रहा ना कोई, तो यहाँ कितना आ गया, 16, और यह कितना आ गया, 15। ये आ गया 16 15 ये। तो x ने क्या किया है, वैल्यू को 16 से 15 कर दिया। अब 16 से 15 करने का मतलब एक की कमी की है 16 पे। अब एक कम हुआ है 16 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो ये आपका 25 पे कट जाएगा, ये आपका 4 से कट जाएगा, तो ये बनेगा 6.25। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 6.25%। ठीक है, तो अगर यहां कोई मिसिंग है तो आप इस तरीके से रेशो बना के निकाल सकते हो।
20% की 4 छूट, एक सिंगल छूट कितने परसेंट की आएगी? अब 20% छूट का मतलब क्या है? 5 से 4 कितनी है? 4, तो 4 बार लिख लो। ये कितना हो गया? 625। ये कितना हो गया? 256। मतलब 625 रुपए की अगर कोई चीज है तो 4 छूट के बाद आपको 256 में मिल जाएगी। इनका अंतर कितना हुआ? 369। इतना ही आएगा ना? अब 369 का डिस्काउंट मिला कितने पे? 625 पे। तो 100 पे कितने का मिलेगा? तो ये 4 पे और ये 25 पे कट जाएगा। ठीक है। अब इसको 369 को 4 से गुणा करके हमने 25 से भाग करना है। एक बार इसको लगभग में काट के देखो। 25 एक 25, कितना बचा? 25 से 11 बचा, और 9 लोगे तो लगभग 119 आ रहा है, और 25 पंजा 125 होता है लगभग, मतलब 15 से थोड़ा सा कम आएगा। और 15 चौक 60, तो 60 से थोड़ा सा कम आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 59.04 हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है कि आप 369 को 4 से गुणा करो, जो आएगा उसको फिर 25 से भाग करो, क्योंकि ऑप्शन में गैप है। ये 64 है, ये 59 है, ये 40 है, ये 48 है, ऑप्शन में गैप है। जब ऑप्शन में गैप है तो उनका यूज करो। इसको अगर मैं लगभग में काट के देखूं, देखो 25 एक 25, 11 बचा, 119 हो गया, और 25 पंजा 125 होता है, बन तो 119 रहा है, 25 पंजा 125 होता है, तो लगभग 15 पे कट रहा है। ठीक है। तो ये 15 आ रहा है, तो 4 से गुणा करोगे तो लगभग 60 आ जाएगा, तो 60 के पास जो है तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। थोड़े ही बचे होंगे इनके। आज ही हमने कंप्लीट करना है, एक दो ही बचा है। क्या आ रहा है? एक कुर्सी 500 रुपए की है, 10% के दो डिस्काउंट मिले। ठीक है। अब 10% का डिस्काउंट क्या करेगा? 10 से 9 कर देगा। दो है तो दो बार 10 से 9, और 10 से 9 में कम हो जाएगा। अब 81, 5 गुणा 81 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 405। तो यहां तुम्हारा उत्तर बनेगा 405। 2000 रुपए की एक चीज है, एक तरफ तो हम 20% डिस्काउंट दें, एक तरफ हम 10%, 10% के दो दें। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने पैसे का फर्क आएगा? ये तो एक ही है। इसको जब तुम इकट्ठा करोगे तो ये 19% आ जाएगा ना। इकट्ठा तो कर लोगे, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100 करोगे तो भी 19% का डिस्काउंट आया। इधर तो 20% मिल रहा है, इधर 19% मिल रहा है। कितने परसेंट का फर्क आ गया? 1%। किसका 1%? 2000 का 1%, और 2000 का 1% कितना बनेगा? 20 बनेगा। तो यहां पे फर्क आ जाएगा 20 रुपए का। अगर दुकानदार ये कहे ना 2000 रुपए की कोई शर्ट है कि 20% का डिस्काउंट ले लो, या 10-10 के दो ले लो, ठीक है, तो 20 का लोगे और कंपेरेटिवली 10-10 के दो लोगे तो 1% का फर्क आ जाएगा। ठीक है। और किसका 1%? 2000 का 20 रुपए का फर्क आ जाएगा इनके अंदर। एक दुकानदार ने कोई चीज खरीदी और उसकी कीमत को 40% बढ़ा दिया। मतलब अगर 100 रुपए की खरीदी तो 40 बढ़ा के 140 की पर्ची चिपका दी। ऐसे ही करते हैं दुकानदार। अब ये जो बढ़ी हुई कीमत है इस पे 25% की छूट दे दी। 25% की छूट किस पे दी? 140 पे। 100 की चीज पे 40% बढ़ा के 140 लिख दिए। 140 पे 25% की छूट दे दी। 140 का 25% कितना आएगा? 35। 35 की छूट देगा तो कितने की बेचेगा? 105 की। अब 100 की चीज अगर 105 की बेच गया तो 5% तो कमा गया ना।
ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, कैसे क्वेश्चन जहां पे प्रॉफिट लॉस भी है और जहां पे डिस्काउंट भी है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर तुम चाहो तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस बाय में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डी, और नीचे 100 प्लस पी और 100 माइनस एल, क्योंकि क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक ही चीज तो होगी। इसका यूज भी तुम कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर। 40% बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस बढ़ाना। 40% 2/5 होता है। 40% बढ़ाने का मतलब 5 रुपए की चीज पे 7 रुपए लिख दिए। इसके बाद डिस्काउंट कितने का है, 25 का, तो 100 में से 25 घटा तो 75 हो गया। यहां पे आप एक्स ले लो। अब एक्स की वैल्यू अगर 100 से जितनी ज्यादा आएगी उतने का ही प्रॉफिट होगा, और 100 से जितनी कम आएगी उतने का ही लॉस होगा। तो इस 5 से काटोगे 15 कट जाएगा, तो इधर एक्स गुणा हुआ इधर गुणा हुआ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 105। तो 100 से 5 ज्यादा आ गई ना, तो इसलिए आपके पास बनेगा 5% का प्रॉफिट। क्योंकि 100 मानने वाला हो सकता है परसेंटेज ऐसा आ जाए कि आपको उलझा रहा हो, उलझा रहा हो तो आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो पहले तो अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ा देता है। ये 150% बढ़ा देता है की बजाय कर देता है, एक बार हम कर देता मान के चलते हैं कि 150% कर देता है, क्योंकि 150% बढ़ाना और करना दो अलग चीजें हैं। अब 150%, देखो यहां पे वर्ड यूज हो रहा है मोर, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन कई बार ठीक नहीं होती, तो इंग्लिश को हम प्रेफरेंस देते होते हैं, एग्जाम में भी आपने ये करना है। यहाँ पे तो मोर वर्ड यूज कर रखा है कि 40% बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 150%, यहाँ पे मोर वर्ड यूज नहीं हुआ। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग, हालांकि ये क्लियरिटी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे 150% कर दिया। अब 150% अगर करेगा तो 2 रुपए की चीज को 3 की कर देगा, क्योंकि 150% 3/2 होता है, और 3/2 का मतलब 2 की चीज 3 की लिख देगा। उसके बाद डिस्काउंट कितना है, 40 का, तो 100 में से 40 घटा 60, और नीचे आप x मान लो। अब x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 2 से आपका कटा 30 पे, तो x की वैल्यू आ रही है 90। तो इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो आपके पास जो लॉस है वो कितने का हो गया, 10% का, क्योंकि x की वैल्यू 100 से जितना कम आएगी उतने का तो लॉस होगा। तो x की वैल्यू 90 आ रही है, तो 100 से 10 कम है, इसका मतलब 10 का लॉस है। पिछले में 105 आई थी, 100 से 5 ज्यादा थी, तो 5 का प्रॉफिट था। अब 10% का लॉस है, कितने रुपए की लागत मूल्य है, 800। अगर वो 10% लॉस करेगा तो यहां गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही। इसको 150% बढ़ा के लेंगे। देखो 150% आपके पास जो होता है, यहां जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस बाय में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डी बाय में 100 प्लस पी और 100 माइनस एल। अब 150% का मतलब होता है 3/2, और 3/2 का मतलब है 2 पे 3 को बढ़ाना। अब 2 पे अगर 3 को बढ़ाएगा तो 2 रुपए की चीज पे कितना लिखेगा, 5 रुपए। डिस्काउंट कितने का दिया, 40, 100 में से 40 घटा 60, और नीचे ले लो x। अब इस 2 को काटोगे तो 30 पे कट गया, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 150 आएगी। 100 से कितना ज्यादा हो गई, 50%। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो 50% का है। अब 50% प्रॉफिट ले रहा है, 800 रुपए की चीज है, इस पे अगर 50% प्रॉफिट लेगा तो 50% वैल्यू बढ़ जाएगी, है क्या, किसको काटेगी,
फ्रैक्शन में ऊपर से ऊपर का कटता है, नीचे से नीचे का कटता है। एक साइड ऊपर नीचे के आपस में कटते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5 तो उससे गुणा होगा ना, जाके कटेगा नहीं। अब यहां पे अगर तुम करोगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। तो यहां पे उसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 1200 बनेगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देके 360 में बेचा जाता है। यदि छूट न दी गई होती तो लाभ 25% होता। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो, कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दें तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25% की छूट, अगर हम छूट ना देते तो 25% का लाभ होता, मतलब आपने जो लिखा है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। छूट ना देने का मतलब जितना आपने लिखा है उतने पे ही बेच देना। अगर हम छूट ना दें तो 25% का लाभ होता है, और अगर हम छूट दे दें, 10% की छूट दे दें, तो फिर 360 में बेच रहे हैं। अब पहले तो इस बात को समझो, क्वेश्चन ये सीधा सीधा नहीं कह रहा कि 25% हमने बढ़ा के मार्क किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने मार्क किया, अगर उस मार्क पे डिस्काउंट ना दें तो 25% का प्रॉफिट होता है। मतलब कि अगर मैं इस पे डिस्काउंट ना दूं तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो इससे 25% बढ़ा के तो लिखा है मैंने। अब 25% यहां से आपने बढ़ा के यहां लिख दिया, और इस पे फिर आपने क्या दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब यहां अगर कोई चीज आपकी 100 की थी तो यहां जाके कितनी होगी, 125 होगी। 10% की छूट दोगे तो 12.5 की छूट आएगी, तो यहां कितना आ जाएगा, 112.5। तो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा 112.5। अब आपसे पूछा क्या है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 360 किसकी वैल्यू है, 112.5 की। आपसे किसकी पूछी है, 100 की। अब इनको अगर तुम काटोगे तो ये दोनों जो आपस में है कितने पे कटेंगे। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं, 360 बटे में 112.5, इसका पॉइंट हटा दूं तो ऊपर गुणा हो गया, और निकालनी वैल्यू कितने की है, 100 की, तो गुणा में 100 आ गया। अब 25 से अगर काटें तो 25 से ये तो 4 पे कट गया, इसको 25 से काटोगे तो 45 पे कट जाएगा। इसको 9 से काटोगे तो 5 पे, और इसको 9 से काटोगे तो 40 पे कट गया। इसको 5 से काटोगे तो 8 पे कट गया। 8 गुणा 4 32, और 10 320।